नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हिंदुस्तान की धरती पर उसने सोशल मीडिया के जरिए जिस जहर की खेती की थी, भारतीय जांच एजेंसियों को उस खेती को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है और ऐसे में पाकिस्तान बुरी तरह से इस वक्त तिलमिला उठा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर नहीं गली पाकिस्तान की दाल, सोशल मीडिया पर आतंक फैलाए पाक, इंस्टाग्राम पर ब्रेन वॉश कर फैलाया जाल, गुजरात एटीएस ने बुर्के वाली को किया बेनकाब। आज का पाकिस्तान 1947 वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो पहले सीमा पर युद्ध लड़ता था। 1947, 1965, 1971 और 1999 में उसने भारत से सीधे टक्कर ली, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। अब उसकी रणनीति बदल गई है। आज वो आतंकवाद, कट्टरपंथ और साइबर जंग जैसे अप्रत्यक्ष हथियारों का उपयोग करता है। पाकिस्तान एजेंसियां भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकी मॉड्यूल, फेक न्यूज और धर्मांतरण जैसे हथकंडों का सहारा ले रही है। भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकी मॉड्यूल एक्टिव कर रही है। हिंदुस्तान की सेना से पिटाई के बाद पाकिस्तान अब सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ने लगा है, वो भी धर्म की आड़ लेकर। पाकिस्तान अब सोशल मीडिया को भी जंग का मैदान बना चुका है। वो वहां भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए धर्म का सहारा लेता है, खासकर मुस्लिम भावनाओं को भड़काकर देश के अंदर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आज का भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत, सजग और तकनीकी रूप से सक्षम है, जो पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने में जुटा हुआ है। ये आरोपी फैक दिल्ली से, फरदीन अहमदाबाद से, सैफुल्लाह कुरैशी मुडासा अरवली से तथा जिशान को नोएडा से इनकी अरेस्ट की गई थी और यूएपीए तथा बीएनएस के विभिन्न सेक्शंस में इनको अरेस्ट किया गया था। इन सभी आरोपियों का 14 दिन का हमें रिमांड मिला था। इस रिमांड के दरमियान जो दिल्ली निवासी फैक है, इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज के थ्रू लेता है और साथ साथ ये लोग कई सारे जिहादी कंटेंट की आपले में एक दूसरे को लेन देने में ये लोग इन्वॉल्व है और जिहादी मुद्दों पे ये लोग डिस्कस भी करते हैं। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी का ये बयान बताता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए किस हद तक पहुंच गया है। जब वो बॉर्डर पर हिंदुस्तान की सेना का मुकाबला नहीं कर पाया तो उसने इंस्टाग्राम का सहारा लेकर लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। महज 30 साल की उम्र में अलकायदा की खतरनाक महिला आतंकी बन चुकी शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। शमा झारखंड की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो दक्षिण भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। जानकारी के मुताबिक वो न सिर्फ भारत में अलकायदा की शाखा AQIS यानी अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सक्रिय सदस्य थी, बल्कि कई ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल की मुख्य कर्ता धर्ता भी बताई जा रही है। शमा परवीन, आतंकी संगठन AQIS से संबंध। भूमिका, AQIS की भारत में प्रमुख ऑपरेटिव, 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला रही थी। आतंक का तरीका, पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए जुड़ी, भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश। कर्नाटक में गतिविधि, शमा परवीन अकेले पूरा मॉड्यूल हैंडल कर रही थी। पहचान, एटीएस ने उसकी बुर्का पहने एक फोटो जारी की है जिसमें उसका चेहरा दिख रहा है। सोशल मीडिया नेटवर्क
फंडिंग स्रोत और विदेशी कनेक्शन भी अब खंगाले जा रहे हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक शमा परवीन को खतरनाक तरीके से रेडिकलाइज किया गया था और वो पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए सीधे संपर्क में थी। बताया जा रहा है कि वो 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर एक साथ काम कर रही थी और भारत में AQIS की प्रमुख साजिशों को आगे बढ़ा रही थी। उसकी गिरफ्तारी से ये तो साफ हो गया है कि आतंक संगठन अब महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी बना रहे हैं और उन्हें ऑपरेशनल रोल में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहले से फेक और इन लोगों ने जो वीडियो पोस्ट किए थे, फोटोज पोस्ट किए थे, इसमें भी कुछ टैगलाइंस मिली थी जिसके आधार पे जो स्ट्रेंजर नेशन 2 करके है, इस प्रोफाइल को गुजरात एटीएस की टेक्निकल टीम के द्वारा डिटेल्ड ढूंढने का प्रयास किया गया। एक टेक्निकल टीम जिसमें एसपी के सिद्धार्थ, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, वायरलेस पीआई मनन ओझा, मणाल शाह, आरसी वडवाणा, PR वसावा, पुलिस कांस्टेबल रवि देसाई वगैरह रहे। इन लोगों ने ये जो एक आईडी का जो हिंट मिला, इस आईडी को डिटेल्ड जानने का प्रयास किया। इंस्टा पे स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि RT नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफी पॉपुलेटेड है, 10,000 से ज्यादा हर एक प्रोफाइल में फॉलोअर्स हैं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि एटीएस ने देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की। बता दें कि इससे पहले इस मॉड्यूल से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। गुजरात एटीएस ने अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन। इनपुट मिलने के बाद गुजरात पुलिस ने महिला आतंकी शमा परवीन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले से गिरफ्तार 4 आतंकियों से हुई पूछताछ में उसका नया नाम सामने आते ही एटीएस ने उसकी गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी शुरू कर दी है, जिससे पता चला कि शमा परवीन कहां छिपी बैठी है। गुजरात एटीएस पहले से एक ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही थी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में शमा परवीन का नाम सामने आया। एटीएस ने शमा परवीन की गतिविधियों पर डिजिटल नजर रखनी शुरू कर दी। पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए संपर्क में थी, जिसे डिजिटल फॉरेंसिक ट्रैकिंग से ट्रेस किया गया। तकनीकी सहायता से उसकी लोकेशन बेंगलुरु, कर्नाटक में पिन पॉइंट की गई। शमा वहां छिप कर रह रही थी और मॉड्यूल को ऑपरेट कर रही थी। बेंगलुरु में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता ली, जिससे कि ऑपरेशन गोपनीय बना रहे। बिना कोई शोर शराबा किए गुप्त रूप से छापेमारी की गई और शमा को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में ही शमा की आतंकी मॉड्यूल में सक्रिय भूमिका साफ हो गई। जांच एजेंसियों का यह मानना है कि शमा कर्नाटक में सक्रिय इस पूरे मॉड्यूल को अकेले संचालित कर रही थी। वो देश भर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाने और उन्हें आतंकी विचारधारा से जोड़ने की मुहिम में जुटी हुई थी। एजेंसियों को उसके सोशल मीडिया नेटवर्क, संदिग्ध यात्राओं और विदेशी संपर्कों के जरिए ये संकेत मिले हैं कि वो सुनियोजित तरीके से कट्टरपंथ फैलाने का काम कर रही थी।
उसकी भूमिका न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को प्रभावित करने की थी, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन समय रहते एटीएस ने शमा परवीन के साथ साथ पाकिस्तान की आतंकी साजिश का भंडाफोड़ दिया। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि शमा परवीन से पूछताछ के बाद और कितने हैरान करने वाले सुराग एटीएस के हाथ लगते हैं और कितने आतंकी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो बॉर्डर पर पिटने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार हिंदुस्तान की धरती को दहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां उसकी हर नापाक चाल को बेकार साबित कर रही हैं। बेंगलुरु में महिला आतंकी शमा परवीन और उसके मॉड्यूल के 4 और आतंकियों को शिकंजे में लेकर के एक बार फिर से पाकिस्तान के गंदे इरादों को मिट्टी में मिला दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में आतंक का मॉड्यूल तबाह। पूछताछ में हुए खुलासों से दिल दहला। आतंक के आकाओं का दिल बैठा। भारतीय जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा। ये वही पाकिस्तान है जिसकी नींव मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दावे के साथ रखी थी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में उनका हक नहीं मिलेगा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है। इसी तर्क के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हुआ और अखंड भारत 2 हिस्सों में बंट गया। इस तरह पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसके साथ ही आतंकवाद का भी जन्म हुआ। जिन्ना का ये पाकिस्तान आतंकियों और दहशतगर्दों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गई। जिन्ना ने जिस मजहबी अस्मिता और सुरक्षा की दुहाई देकर पाकिस्तान की मांग की थी, उसी पाकिस्तान में आज अल्पसंख्यकों की हालत बदतर है। हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदिया जैसे समुदायों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की बहन बेटियों का किडनैप, जबरन धर्मांतरण और निकाह पाकिस्तान में आम बात हो गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यही वो सुरक्षित राष्ट्र था जिसकी जिन्ना ने कल्पना की थी। गुजरात एटीएस ने अगर आतंकवादियों को पकड़ा है और उसकी जांच पड़ताल चल रही है तो अच्छी बात है। उनको एनआईए के संपर्क में आके, बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में आके सघन जांच करनी चाहिए और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा पूरा देश एक है, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, ये पूरा देश एक है। और जब कोई भी एजेंसी काम करती है, चाहे एटीएस हो, क्राइम ब्रांच हो, तो वो देश सेवा के लिए और राज्य सेवा के लिए काम करती है। तो अगर गुजरात एटीएस ने आतंकवादियों को पकड़ा है तो किस लिए वो आतंकवादी आए हैं, क्या उनकी मंशा है, वो क्या करना चाहते थे, इसके तार कहां जुड़े हैं, क्या कोई पाकिस्तान से जुड़े हैं या और अलकायदा के जो उनके सरगना है उनसे जुड़े, कहां से जुड़े, इसकी सघन जांच होनी चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि अगर कोई अनहोनी होने वाली थी उसके पहले अगर एटीएस ने गुजरात की पकड़ा है तो इस जांच का विषय है और इस पर बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारी कि क्या विषय था। और पूरे देश में हमारी एजेंसियों को चौकन्ना रहना चाहिए। किसी भी राज्य में हमारी जो एजेंसियां हैं वो धरपकड़ शुरू करते रहना चाहिए ताकि कोई अनहोनी घटना न घटे। पाकिस्तान आज आतंक का गढ़ बन चुका है, जहां से न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिशें रची जाती हैं। सच ये है कि पाकिस्तान शुरू से ही झूठ की बुनियाद पर खड़ा रहा है। एक राष्ट्र के तौर पर वो ना तो राजनीतिक स्थिरता ला सका और ना ही सामाजिक समरसता। उल्टा सेना और आतंकवादी संगठनों का गठजोड़ वहां की सियासत पर हावी हो गया। आज तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन से न सिर्फ पनपते हैं बल्कि वहीं से ऑपरेट भी होते हैं। आतंकी शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद तो ये बात और पक्की हो गई है कि पाकिस्तान में अगर कहीं भी आतंकी हमला होता है तो उसके पीछे पाकिस्तान का चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है। तो यहाँ पे मोबाइल ठीक कराने आए थे। जब मोबाइल ठीक कराया, बैठ के बात होने लगी। हमारे क्षेत्र का था, ललियाने गांव का रहने वाला। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता वो क्या करते थे, क्यों आते थे जाते। बस ये है गेम खेलते थे, यहाँ मोबाइल ठीक करवा लेते थे कभी कभी।
जानकारी अच्छी थी? नहीं, मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो वही बता सकते हैं, हमारी उनसे कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। आ जाते थे कभी कभी बैठने के लिए, बस काम तो मेरे बहनों ही करते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में। नहीं नहीं, हमारे सामने कभी कोई बात नहीं करी, बाहर चले जाते थे, इतना मुझे पता है। आर्थिक रूप से तबाह, सामाजिक रूप से बटा और राजनीतिक रूप से अस्थिर पाकिस्तान अब दुनिया के लिए एक खतरा बन गया है। यही वजह है कि उसे आतंक की फैक्ट्री और आतंकवाद का एक्सपोर्टर कहा जा रहा है। जिन्ना का पाकिस्तान आज अपने ही बनावटी नैरेटिव में उलझा हुआ है, जहां कट्टरपंथ, आतंकवाद और धार्मिक उन्माद ने राष्ट्र को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत को तोड़ने के नाम पर बना ये राष्ट्र आज खुद अंदर से बिखर गया है। पाकिस्तान के निशाने पर भारत हमेशा से रहा है। ऐसे में वो हिंदुस्तान में दहशत फैलाने का कोई मौका चूकता नहीं है। हिंदुस्तान की धरती पर आए दिन पकड़े जा रहे आतंकी खुद बयान दे रहे हैं कि किस तरह उनका ब्रेन वॉश किया गया। इस प्रकार की कई सारी काली भेड़ें देश में हैं और एटीएस और एनआईए उनकी जांच कर रही है, और जहां जरूरत होगी उनकी धरपकड़ भी होगी, और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि इस प्रकार के जितने लोग इस प्रकार के नेटवर्क्स में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया हो, लेकिन इस बार उसकी चाल ने सभी को चौंका दिया। पाकिस्तान अब सीधे हमलों की जगह छिपे हुए आतंकी मॉड्यूल्स, डिजिटल नेटवर्क और स्थानीय कट्टरपंथ के जरिए भारत में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए 4 आतंकी मोहम्मद फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी, ज़ीशान अली और मोहम्मद फैक से पता चला है कि पाकिस्तान भारत में लोन वुल्फ अटैक, डिजिटल रिक्रूटमेंट और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बहकाने की रणनीति पर काम कर रहा है। दिल्ली, आतंकी मोहम्मद फैक गिरफ्तार। अहमदाबाद, आतंकी मोहम्मद फरदीन गिरफ्तार। मुदासा, गुजरात, आतंकी सैफुल्लाह कुरैशी गिरफ्तार। नोएडा, उत्तर प्रदेश, आतंकी ज़ीशान अली गिरफ्तार। एटीएस ने आतंकियों के पास से अलकायदा से जुड़े साहित्य, तलवार और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में मिला, वो भारत के खिलाफ जिहादी गतिविधियों और प्रोपेगेंडा से जुड़ा हुआ है। एटीएस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सुनील जोशी की माने तो आतंकी सोशल मीडिया के जरिए AQIS की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती कराने में जुटे थे। अलकायदा के लीडर मौलाना आसिम उमर के काफी सारे वीडियोज अपने पोस्ट्स में डाले हैं, जो कि हथियारबंद विप्लव, गजवाए हिंद की स्थापना तथा धार्मिक आधार पर हिंसा व आतंकवादी हमलों का के लिए लोगों को उकसाता है। साथ ही साथ अलकायदा के इमाम अनवर औलाकी के जिहादी स्टेटमेंट्स भी, जो कि देश विरुद्ध करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो इसने डाले हुए हैं। लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के बयान भी, जो कि देश में धार्मिक आधार, जातिगत आधार पर वैमनस्य फैला करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोज भी इसने डाले हैं। इस महिला की वहां से अरेस्ट करने के बाद में ट्रांजिट रिमांड पे इसको लिया गया। आज अर्ली मॉर्निंग में इसको अहमदाबाद लाया गया है और आगे इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लेकर के आगे जो भी चीजें होगी आपको बताइए। जांच में पता चला है कि ये चारों आतंकी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। दिल्ली के मोहम्मद फैक का पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ संपर्क था, जो उन्हें जिहादी सामग्री मुहैया कराते थे। आतंकियों ने अपने कम्युनिकेशन को छिपाने के लिए ऑटो डिलीट ऐप्स का इस्तेमाल किया, जिससे उनके मैसेजेस का कोई निशान न रहे। एटीएस ने उनके मोबाइल फोन से जिहाद, गजवाए हिंद और भारत विरोधी प्रचार सामग्री भी बरामद की। दरअसल गुजरात एटीएस को 10 जून को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए देश विरोधी और भड़काऊ चीजें फैलाई जा रही हैं। इसके बाद एटीएस ने कमर कसी तो पता चला कि इनसे फैलाई जा रही थी दहशत। @shariat_YA_शहादत, @F4Deen_03, @Mujahideen1, @Mujahideen.3, @Saifullah_Muja_HID313।
ये कुछ वो इंस्टाग्राम अकाउंट हैं जिनके जरिए AQIS का आतंकवादी कंटेंट, वीडियो और बाकी चीजें शेयर किए जा रहे थे। इसके जरिए मुसलमान युवाओं को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा था और आतंक की राह पर ले जाने की कोशिश थी। इसके फ़ोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कॉन्टैक्ट हैं। हम लोग अभी इसको अरेस्ट करके वहाँ से लेके आए हैं। इसका डिटेल, इसके बैंक अकाउंट और सारी जो डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी, और अगर इस तरह की कोई भी फंडिंग के बारे में जानने को मिलेगा तो वहाँ पर। अब गौर करने वाली बात यह है कि टेरर मॉड्यूल की सरगना शमा परवीन और उसके 4 आतंकी साथी पुलिस के सामने क्या खुलासा करते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो भारतीय जांच एजेंसियों ने बेंगलुरु में शमा परवीन की हिरासत में लेकर न सिर्फ पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेर दिया, बल्कि उसे बता दिया है कि उसकी दाल हिंदुस्तान में गलने वाली नहीं है। वो हिंदुस्तान की धरती को दहलाने की लाख कोशिशें क्यों न कर ले, लेकिन उसके हाथ हर बार इसी तरह खाली रहेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए लंबे समय से अलग अलग तरीके अपनाता आ रहा है। वो सीधे आतंकी हमलों से लेकर सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश तक हर तरीके का इस्तेमाल करता है। ISI भारत में स्लीपर सेल्स बनाता है जिन्हें धार्मिक उन्माद और पैसों का लालच देकर सक्रिय किया जाता है। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेला जाता है। क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग, टेलीग्राम ग्रुप्स में ट्रेनिंग और लोन वुल्फ अटैक योजना पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाई जा सकती है। अल-कायदा एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1988 में हुई। ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अज़ाम ने इसकी स्थापना की थी। कुछ कट्टरपंथियों ने भी इस संगठन में भागीदारी ली। ये संगठन वैश्विक जिहाद का समर्थक है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में गिना जाता है। दुनिया भर में स्लीपर सेल्स और सहयोगी समूह बनाकर काम करता है। मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाकों में एक्टिव है। अल-कायदा ने AQIS के नाम से 2014 में एक विशेष इकाई बनाई, जिसका मकसद भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे जिहादी हमलों को अंजाम देना है। अल-कायदा ने पिछले 3 दशकों में दुनिया भर में कई भयानक और सुनियोजित आतंकी हमले किए। इन हमलों में हजारों निर्दोष लोगों की जान गई। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ। अल-कायदा के 19 आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक किया। 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। एक विमान पेंटागन से टकराया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ। करीब 3000 लोग मारे गए। अमेरिकी दूतावास बम धमाका। 1998 में नैरोबी और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ। अल-कायदा ने एक साथ 2 अमेरिकी दूतावासों को बम से उड़ाया। यह अल-कायदा की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई थी। करीब 224 लोग मारे गए, 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए। USS कोल पर हमला। 2000 में अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत पर आत्मघाती बोट से हमला हुआ। बोट में बारूद भरकर जहाज से टकराया गया। बाली बम धमाका। 2002 में बाली के क्लब और बार को निशाना बनाया गया। 202 लोग मारे गए, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी थे। मैड्रिड ट्रेन धमाके। 2004 में 10 ट्रेन बोगियों को टाइम बम से उड़ा दिया गया। 191 लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। लंदन बम धमाका। 2005 में लंदन की बस और मेट्रो में आत्मघाती हमले हुए। 52 लोग मारे गए, 700 घायल हुए।
आतंकी संगठन अलकायदा ने अब तक दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई है। अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया जैसे देशों में उसके हमलों ने हजारों मासूमों की जान ली। अब उसकी नजर दक्षिण पूर्वी देशों पर है, खासकर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों पर। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जैसे उसने यूरोप में दहशत फैलाई, वैसे ही यहाँ भी मौत का तांडव खेल सके। लेकिन अलकायदा ये भूल कर रहा है कि इन देशों में अपनी जड़ें जमाना आसान नहीं है। यूरोप में हुए हमलों के बाद से ये देश पहले से ही सतर्क और संगठित है, खासकर भारत, जो पहले ही ISI, लश्कर और अब AQIS जैसे संगठनों से जूझ रहा है। उसने अपने सुरक्षा तंत्र को तकनीकी रूप से मजबूत कर दिया है। भारतीय एजेंसियां सोशल मीडिया, फंडिंग चैनल्स और कट्टरपंथी मॉड्यूल्स पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अब अलकायदा के लिए भारत कोई आसान शिकार नहीं रहेगा। भारत में लगातार पकड़े जा रहे आतंकी इस बात का पक्का सबूत है कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी भारत में अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं हो सकते। भारतीय एजेंसियों की सतर्कता ने उनके हर कदम को नाकाम किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। वो भले ही वैश्विक मंच पर कुछ भी ना कह पाए, लेकिन भारत को डराने के लिए समय समय पर परमाणु हमले की धमकी देता रहता है। हालांकि भारत आज एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र है, जो न सिर्फ आतंक से निपटना जानता है, बल्कि हर मोर्चे पर जवाब देने में भी सक्षम है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।